ट्रस्ट मी, कॉमिक्स के ब्रांड न्यू डे की स्टोरी बहुत ज्यादा डार्क, डिप्रेसिंग और बैड एस है। और आज रोव्यू में हम पीटर के पर्सपेक्टिव से ये पूरी कहानी जानेंगे जो हमने एमसीयू में नहीं देखा। वीडियो बहुत डीप जाएगी, डायलॉग्स अभी है तो नाश्ता लेके बैठ जाओ। शुरू करते हैं टेल्स व्यू एपिसोड 7। कहानी शुरू होती है जब स्टैमफोर्ड में दो बकपुत सुपर ह्यूमंस के ग्रुप में झड़प हो जाती है और उनमें से एक लाभरवा सुपर विलन बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है जिसमें 600 से ज्यादा लोग एक झटके में सीधे मौत। साइड में ही एक स्कूल था, बहुत बच्चों की जान गई तो जनता मांग करने लगती है अकाउंटेबिलिटी की कि किसी के पास सुपर पावर्स है तो क्या, कानून सबके लिए होना चाहिए। इसी वजह से गवर्नमेंट तुरंत एक्शन लेके एक नया लॉ पास कराती है, सुपर ह्यूमन रजिस्ट्रेशन एक्ट। हर एक सुपर हीरो को खुद को रजिस्टर करना होगा और अपनी रियल आइडेंटिटी बतानी होगी, लेकिन जो रजिस्टर नहीं करते वो भगोड़े क्रिमिनल्स माने जाएंगे। आयरन मैन इसके फेवर में था क्योंकि मारे गए एक बच्चे की मां ने आके इसे गिल्ट दे दिया था, पर कैप्टन इसे पूरी तरह अपोज करता है और इसे लेके शील्ड से बात करने आता है, पर शील्ड कैप्टन को अरेस्ट करने जाती है। स्टीव अकेले उन सबको पेल पूल के भाग जाता है और जो स्टीव से अग्री करते हैं वो सभी उसके साथ अंडरग्राउंड चले जाते हैं। लेकिन अपना पीटर कैप्टन को ज्वाइन नहीं कर पाता क्योंकि वो बंधा हुआ था टोनी के साथ, क्योंकि पीटर की शादी हो चुकी थी। टोनी के साथ नहीं, एमजे के साथ। आंट में बूढ़ी हो रही थी और इनके पास इनका खुद का घर नहीं था क्योंकि कुछ ही महीने पहले वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसीलिए टोनी इन्हें एक फैमिली की तरह अवेंजर्स टावर में उसके साथ ही रहने देता है। इसीलिए टोनी जब उसे कहता है कि उसको अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी ही होगी तो वो ना नहीं बोल पाता। लेकिन घर आके पीटर आंट में और एमजे को अपना डर बताता है कि अगर उसने फेस रिवील किया तो उन दोनों को खतरा हो सकता है। लेकिन पीटर को वो दोनों, स्पेशली आंट में, हौसला देती है कि पीटर, आज हजारों लोग जिंदा ही इसलिए है क्योंकि तुमने उनकी मदद की सही वक्त पे। मुझे तुम पर गर्व है और अब बारी है इस पूरी दुनिया की। एमजे कहती है, अब दिखा दो पूरी दुनिया को कि हम तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा क्यों चाहते हैं। वो पीटर को जादू की झप्पी देते हैं और 4 दिन बाद आंट में पीटर को उसका क्लासिक सूट देती है। कहती है, टोनी वाला सूट भी अच्छा है लेकिन मैंने ये तुम्हारे लिए सिल दिया है। मैं चाहती हूँ कल तुम यही पहनो और हमेशा याद रखना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीटर को यह डायलॉग जो भी बोलते हैं, स्पॉइलर नहीं दूंगा। अगली सुबह पीटर टोनी के पास आके कहता है, जब हमारे सर पे छत नहीं थी तब आपने हमें सहारा दिया, एक फैमिली की तरह ट्रीट किया। आप मेरे पिता समान हो और मैंने आपसे वादा किया था कि कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ ही खड़ा होऊंगा। तो चलो आप आगे जाओ, मैं आता हूँ। टोनी बाहर प्रेस वालों को बिल्डअप देता है और स्पाइडरमैन बाहर आके कहता है, गुड मॉर्निंग। आप सभी जानते हैं कि मैंने अपने सीक्रेट आइडेंटिटी को कितना संभाल के रखा है, लेकिन अब अपनी फैमिली से बहुत बातचीत करने के बाद मैं ये कदम उठा रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन एक्ट हमें चॉइस देती है, या तो हम कैप्टन अमेरिका का ट्रेंड फॉलो करें या फिर जनता का भरोसा जीते। इस मास्क को मैं शर्मिंदगी से नहीं पहनता, मुझे खुद पर गर्व है और यहाँ मैं यही साबित करने आया हूँ। मेरा नाम है पीटर पार्कर और 15 साल की उम्र से मैं हूँ स्पाइडरमैन। एनी क्वेश्चंस? जे जेमसन की गन फट जाती है ये देख के। कहता है, साला मेरे न्यूज को ओनली फैंस समझता है, अपनी ही पिक्चर्स बेच रहा था, केस ठोको इस पे। सिर्फ यही नहीं, अब पूरी दुनिया पीटर को जानती थी, इंक्लूडिंग उसके सारे दुश्मन, और यही उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी। इवन नॉर्मल सिटीजन्स में भी बहुत लोग उसे पर्सनली नफरत करते थे, लेकिन ओवरऑल अब वो एक सेलिब्रिटी था। रात को पीटर एमजे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, तभी टोनी फिर टीवी में आता है। कहता है, एनफ टाइम और मौका देने के बाद भी कैप्टन और उसे फॉलो करने वाले हीरोज ने रजिस्टर नहीं किया है, तो इस बात को अब हम हैंडल करेंगे और एक एक को चुन के पकड़ेंगे। मैंने एक स्ट्राइक टीम बनाया है जिसे लीड करेंगे मैं खुद, रीड रिचर्ड्स, हैंक पिम और स्पाइडरमैन। पीटर कहता है, अबे ये कब हुआ, मुझसे पूछा तक नहीं। मैं कैप्टन से लड़ नहीं सकता, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। फिर वो खुली हवा में सांस लेने बाहर आता है एमजे के साथ और उसे घेर लेते हैं लोग।
बहुत सारे रिपोर्टर्स भी थे। तभी मकड़ी घंटी बजती है। भीड़ में से एक आदमी खुद को कैप्टन अमेरिका का नंबर 1 फैन बोल के गन निकालता है और इससे पहले कि वो शूट करता, पीटर ऑर्गेनिक जाल मारता है और उसकी गन फट जाती है। इसके बाद पीटर टोनी से बात करने जाता है। कहता है, भाई मैं तुमको बॉस मजाक में बोलता हूँ, लेकिन नौकर मत समझो, पूछ तो लिया करो पहले। टोनी कहता है, हाँ ठीक है, सॉरी, पूछना चाहिए था। अब टीम से मिल ले, लड़ने जाना है। इसके बाद होती है सिविल वॉर। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कॉज फोकसिंग ऑन स्पाइडरमैन। बट टिचाला और डॉक्टर स्ट्रेंज ने यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया था। स्ट्रेंज तो अनशन पे ही बैठ गया था ताकि ये लोग जल्दी सोल्यूशन निकाले, लेकिन टोनी तो यहाँ स्टीव को कूट कूट के हालत खराब कर देता है। और सबसे शॉकिंग बात, रीड, हैंक और टोनी ने मिलके थॉर का एक क्लोन बनाया था, साइबोर्ग थॉर, और इसे यहाँ खुला छोड़ देते हैं और नकली थॉर गोलायथ को जान से मार देता है। यहाँ हद पार हो चुकी थी। सुजैन कैप्टन के पूरे टीम को भागने देती है और पहली लड़ाई यही खत्म। वापस टावर आके पीटर को लगने लगता है कि वो गलत पार्टी में है। अगले दिन वो टोनी को कन्फ्रंट करता है कि उसे जानना है कि जिन अनरजिस्टर्ड हीरोज को वो अरेस्ट कर रहे थे उन्हें रखा कहाँ जा रहा है। तो टोनी रीड के साथ पीटर को ले जाता है उस प्रिजन में जो कि था नेगेटिव जोन में। ये लोग गवर्नमेंट और जनता से छुपा के इन सभी हीरोज को यहाँ जबरदस्ती कैद करके रख रहे थे जब तक ये लोग रजिस्टर नहीं करते तब तक। पीटर कहता है, अबे ऐसे थोड़ी होता है, ना कोई ट्रायल ना कुछ, बस सीधा उम्र कैद। आप ऐसा नहीं कर सकते। टोनी कहता है, बिल्कुल कर सकते हैं, कर चुके हैं, हमें बस सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है। पर मैं जानता हूं कि वो टांग नहीं अड़ाएंगे। इसके बाद पीटर सीधा टावर आके एमजे और आंट मे को चुपके से बाहर निकल के भागने बोलता है। कहता है, आप जल्दी जाइए, ज्यादा टाइम नहीं है, ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं गलत साइड में था। तभी मकड़ी घंटी बजती है। पीटर आयरन स्पाइडर सूट पहन के दूसरे रास्ते से भागता है। टोनी आके उसे पकड़ के दीवार तोड़ देता है। कहता है, अबे तुझे हो क्या गया, बच्चों जैसी हरकत मत कर। पीटर कहता है, नहीं, मैं टीम छोड़ रहा हूँ। शील्ड के लिए काम करने से मुझे कोई एतराज नहीं है, पर हीरोज को नेगेटिव जोन में कैद करना, आपके साइबोर्ग थॉर का बिल फॉस्टर की जान लेना, कम ऑन, दिमाग आपका खराब हो चुका है। टोनी कहता है, तो और क्या करें इनके साथ, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से ये भाग ना सके, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पीटर कहता है, मेरे सामने से हट जाओ। टोनी कहता है, तुझे क्या लगता है तू भाग जाएगा और तेरे लिए सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? अब सब तुझे जानते हैं, मे और एमजे के बारे में तो सोच। पीटर एक घूसा मार के टोनी से एक और दीवार तुड़वा देता है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। टोनी कहता है, तूने मुझे डिसअपॉइंट किया। पीटर कहता है, उतना ज्यादा नहीं जितना डिसअपॉइंट मैंने खुद को किया, बोल के शीशा तोड़ के भाग जाता है और मैन होल से होके अंडरग्राउंड टनल्स में चला जाता है। शील्ड तक ये खबर जाते ही वो कुछ विलन्स को हायर करते हैं स्पाइडरमैन को पकड़ के ले आने। लेकिन साले हरामी जैक ओ लैंटर्न और जैस्टर को स्पाइडरमैन मिलते ही वो लोग उसे इतना कूटते हैं कि थोड़ी ही देर में पीटर मर जाता है। लेकिन तभी दोनों के ही सर में फट 2 हेडशॉट लगते हैं। एंट्री होती है पनिशर की और वो सीधा अधमरे पीटर को ले आता है कैप्टन के पास। स्टीव कहता है, डॉक्टर, अरे आगे से हटो। वही उसकी ट्रीटमेंट की जाती है और कुछ दिन बाद थोड़ा रिकवर होके वो चुपके से आंट में और एमजे से मिलने आता है जो फिलहाल एक पुराने स्कूल बिल्डिंग में रह रहे थे। वहां पहले आंट में कहती है, तुम दुखी मत रहो पीटर, इस सब के लिए जितना रिस्पॉन्सिबल तुम हो उतना ही हम भी है। सिचुएशन इतनी खराब थी कि पीटर एमजे के साथ थोड़ा गुलगुल करके अगले दिन एक होटल डिसेंट टाइप के शेडी मोटेल में रहने ले आता है। और ये कैसी जगह थी तुम अंदाजा लगा सकते हो। भाई एक ठरकी बुढ़ा एमजे और आंट में का रेट पूछने लगता है, बहुत एम्बैरेसिंग। यहाँ आंट में पीटर को उसका क्लासिक सूट वापस देती है क्योंकि वो आयरन स्पाइडर सूट यूज नहीं कर सकता था, वो ट्रैक हो सकती थी। अपना क्लासिक सूट पहन के पीटर सीधा लाइव न्यूज शूट हो रहा था उसके सामने आ जाता है। कहता है, नमस्कार दोस्तों, आज मुझे कन्फेशन करना है, मैंने गलती की और गलत साइड में था। पिछले कुछ महीनों से टोनी स्टार्क का सबसे क्लोजेस्ट इंसान शायद मैं था और शायद इसी वजह से
मैंने फर्स्ट हैंड जस्टिस की ऐसी तैसी होते हुए देखी। आपको पता है, ये लोग उन हीरोज को अरेस्ट करके नेगेटिव जोन में कैद कर रहे हैं, शायद पूरी जिंदगी के लिए, बिना किसी एविडेंस या कोर्ट ट्रायल्स के। ये लोग खतरा दूर करने के नाम पे खुद खतरा बनते जा रहे हैं। तो मेरा ईमान तो इस एक्ट को सपोर्ट करना नहीं मानता और मैं इसका पूरी तरह विरोध करता हूँ। और कोई भी जो हम जैसों को अरेस्ट करने की कोशिश करेगा, मैं जी जान लगा के उन्हें रोकूंगा। दैट्स ऑल। इधर मोटेल में एक बुढ़ी पीटर को पहचान के किसी को फोन कर देती है और ये खबर पहुंचती है किंग पिन के पास, जो अभी रिकर्स आइलैंड के जेल में था। वहां से वो अपने चमचे को ऑर्डर देता है कि या तो पीटर को मार दो या उसकी फैमिली को, मजा तो दोनों में ही आएगा। तो वो चमचा एक भाड़े के स्नाइपर को मोटेल के पास लाता है और स्नाइपर पहले तो चमचे को मार देता है लिंक्स काटने के लिए। स्नाइपर पहले उस मोटेल में जाके पीटर के रूम के दरवाजे पे एक डिवाइस लगा देता है, जिससे जब भी दरवाजा खुले उसे पता चल जाए। फिर उस मोटेल के सामने वाले बिल्डिंग में छुप के इंतजार करता रहता है। इधर सब तैयारी कर रहे थे सिविल वॉर के मेन फाइट की। स्टीव कहता है, स्पाइडरमैन तुम टूटे फूटे हो, तुम्हारा आना सही होगा। पीटर कहता है, हाँ मैं फाइनली कुछ सही करना चाहता हूँ कैप्टन, और प्लीज हर एक एक्स्ट्रा आदमी की आपको जरूरत है। नंबर की बात करें तो 2 नए लोग इनसे जुड़ना चाहते थे, कोल्ड बक और प्लंडरर, लेकिन ये असली वाले क्रिमिनल्स थे। तो बिना किसी बातचीत के फैट फैट 2 हेडशॉट इन्हें भी लगती है पनिशर से। फिर स्टीव जो इसे पेलता है भाई, लात घूसा शील्ड से हर तरह से कूटता है। कहता है चुप है क्या, और मुझसे लड़ क्यों नहीं रहा। फ्रैंक कहता है, तुमसे नहीं कैप्टन। स्टीव रुक जाता है और उसे टीम से निकाल देता है। इधर वॉचर स्ट्रेंज के पास आके कहता है, स्टीफन इट्स डन ब्रो, भूखे रहने से क्या ही हो जाएगा, और तू तो चुटकियों में ये लड़ाई रोक सकता है ना। स्ट्रेंज कहता है, और इसीलिए मैं इससे बाहर हूँ, मैं किसी के साइड नहीं हूँ, इनमें से कोई भी सही या गलत नहीं है, बस पर्सपेक्टिव्स अलग है। वॉचर कहता है, तो साले पॉइंट क्या है तेरे फास्टिंग का, अगर किसी भी पार्टी के फेवर में नहीं है तो। स्ट्रेंज कहता है, मैं फेवर में हूँ इंसानियत के, और चाहता हूँ आज उसी की जीत हो। देखते हैं आज रात क्या होता है। और फिर होती है जंग। तुम स्केल देख सकते हो, कितने सारे हीरोज इन्वॉल्व थे। वो सब आपस में लड़ने में इतना होश खो बैठे थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो शहर का कितना नुकसान कर रहे थे। द मोमेंट स्टीव को ये हिट हुआ, उसने शील्ड फेंक दिया और रोने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। पीटर कहता है, अरे बुड्ढे हम जीत रहे थे। स्टीव कहता है, नहीं हम सभी हार गए, और सरेंडर कर देता है। इधर ये स्नाइपर सो रहा था और तभी पीटर वापस आता है। दरवाजा खुलते ही इसको पता चल जाता है और टारगेट लॉक करता है। पीटर आके एमजे से बात ही कर रहा था, तभी मकड़ी घंटी। वो गोली से बच के एमजे को लेके हट जाता है, लेकिन वो गोली लग चुकी थी आंट मे को। पीटर मे के पास आता है, 2 गोलियां और चलती है। गुस्से में पीटर बाहर जाते हुए, और नहीं 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 और नहीं बोल के एक जीप फेंक के मार देता है स्नाइपर पे। साला बाल बाल बच गया। वैसे भी ये बस फर्दर शूटिंग को रोकने के लिए था। पीटर मे को उठा के हॉस्पिटल की तरफ जाता है। मे बोलती है, मेरी वजह से ये सब हुआ, मुझे माफ कर देना पीटर। पीटर सीधा मे को एक टॉप हॉस्पिटल के कमरे में छोड़ के आता है और हॉस्पिटल वाले तुरंत इलाज शुरू करते हैं। पीटर मे के पास नहीं रह सकता था, क्योंकि उसे सब पहचान लेते और बहुत दिक्कत हो जाती, वो ऑलरेडी एक क्रिमिनल है। इधर ये न्यूज पाके किंगपिन को तो मजा ही आ गया। वो गार्ड को बोलता है, पता है चार्ली, ट्रेजेडी मुझे बहुत पसंद है। जब मेरा शिकार तड़पता है ना, उससे ज्यादा खुशी मुझे किसी चीज में नहीं होती। इधर पीटर एमजे के पास आके कहता है, मैं कुछ कर नहीं पाया एमजे, ये सब मेरी गलती है, ऊपर से इलाज के लिए पैसे चाहिए। एमजे कहती है, मैंने अपना अकाउंट क्लियर कर लिया था, कुछ दिन उससे चल जाएगा, पर बिना ये बताए कि वो कौन है हम इंश्योरेंस भी यूज नहीं कर सकते। पीटर कहता है, नहीं एमजे, आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। जिसने भी ये किया है काम पूरा करने वापस आ सकता है। तुम उन्हें उनके शादी से पहले वाले नाम से एडमिट करो, मे राइली, आई थिंक उस नाम से उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी है। जाओ एमजे, उनके साथ रहो, तब तक मैं वो करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। पता नहीं कितनों की हड्डियां टूटेंगी। वो सीधा उस ऑपोजिट बिल्डिंग में जाता है। एक पुलिस रुकने बोलता है
तो पीटर उसे वॉल आर्ट बना देता है। ऊपर उसे स्नाइपर तो नहीं पर उसका टूटा हुआ लेंस मिलता है। उस लेंस को लेके वो अंडरवर्ल्ड के गन डीलर्स के पास जाता है। वहां एक एक को चुन चुन के कूट डालता है। नो जोक्स, नो पुलिंग पंचेस। हड्डियां तोड़ देता है, खून बहा देता है। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इतना जानना था कि ये खरीदा किसने था। आखिर में एक बंदा बताने के लिए रेडी हो जाता है। इधर आंट में की हालत बद से बदतर होती जाती है। डॉक्टर कहने लगता है कि ये टपकने वाली है। इधर पीटर आता है क्राइसलर बिल्डिंग पे, जहां उसने अपना डार्क साइड छुपा रखा था। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे देख के डरे, लेकिन अब उसे इसकी ही जरूरत थी। ये था उसका ब्लैक सूट। वेनम नहीं था, काला कपड़ा, पर यह बैडएस वाला लुक था। पीटर एक के बाद एक को पेलता जाता है जब तक उसे एक नाम नहीं मिलता। जेक मार्टिनो, ये वही शूटर था। वो सीधा आके एक पुलिस की कार हाईजैक कर लेता है और उनके डेटाबेस से मार्टिनो का एड्रेस निकाल लेता है और डायरेक्ट वहां पहुंचता है। अपार्टमेंट का ओनर बोलता है वो तो गया रेलवे स्टेशन और आज तुम अकेले नहीं हो जो उसे ढूंढते हुए यहाँ आए। पीटर जल्दी स्टेशन पहुंचता है। उसे चेहरा पता नहीं था, इसलिए आंख बंद करके स्पाइडर सेंस यूज करता है और उसे वो मिल जाता है। जेक गोलियां चलाता है। पीटर पहले उसका हाथ तोड़ता है, फिर नाक, फिर रिब्स। बोलता है जितनी जल्दी बताएगा कि तुझे किसने भेजा, मैं तुझे उतनी ही कम दर्दनाक मौत दूंगा। तभी गोली चलती है। पीटर दूसरे शूटर पे ट्रैकर लगा देता है, पर जेक का घी खत्म। वो भी आंट में वाली हॉस्पिटल में लाया जाता है और टपक जाता है। हॉस्पिटल के बाहर ही दूसरा शूटर मस्त फोन में किंगपिन से बात कर रहा था। पीटर वहां आके उससे फोन लेके आवाज सुनता है और कहता है, हेलो मिस्टर फिस्क, तुम्हें पता है ना तुम मर सकते हो। फिस्क कहता है, क्या? नहीं मिस्टर पार्कर, मैं नहीं मरता, लोग मरते हैं, कुछ मेरे लिए और कुछ मेरी वजह से। यही नेचर का लॉ है। पीटर कहता है, पिछले 2 दिन में मैं हर लॉ तोड़ चुका हूँ, एक और सही। फिर फोन रख के उस शूटर को अंडरग्राउंड ले जाके उल्टा लटका देता है और चूहों से डराता है। पीटर कहता है, फूड चेन जानता है तू? 2 चीजों से बनती है, शिकार और शिकारी। जैसे एक शेर के सामने हिरन या एक स्नाइपर के सामने एक बूढ़ी बेकसूर औरत। एक तीसरा एग्जाम्पल आज तू खुद बनेगा। वो कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, ये मेरे ऊपर आ चुके हैं। पीटर कहता है, अच्छा? जाल काट के बोलता है, फिर तुझे मेरे लिए कुछ करना होगा। हर एक प्राणी को जिसे तू जानता है सबको बता दे कि मेरी फैमिली को कोई हाथ नहीं लगाएगा, कभी नहीं। अगर किया तो वो शिकार बनेंगे और मैं शिकारी। इधर आंट में इम्प्रूव नहीं हो रही थी, कोमा में थी, बस मशीनों के सहारे जिंदा थी। पीटर डेस्परेट होके आंट में के शरीर में अपना रेडिएशन वाला खून घुसेड़ देता है, जो कि उसने पहले भी किया था। उम्मीद थी कि काश एक बार और काम कर जाए। रिजल्ट दिखने में अभी 1 दिन लगता। तभी नर्स आ जाती है और पीटर भाग जाता है। लेकिन अब किंगपिन वाले जेल की तरफ। अचानक हर सेल का दरवाजा खुल जाता है। फिस्क अपना क्लासिक सूट निकालता है और पहन के हॉल में आता है। बाहर पीटर भी ब्लैक सूट पहन चुका था और चुपके से जेल में घुस के फिस्क के सामने आता है। फिस्क कहता है, निर्लज्ज, तू यहाँ आ गया? वैसे कैसा लगा जब तेरी आंट तेरे बगल में खड़े होके भी सेफ नहीं थी? पीटर 1 सेकंड में 10 लात घूंसे मारता है। फिस्क कहता है, अबे जोक तक नहीं मारा, लगता है इसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी आईसीयू में है। पीटर फिर हर एंगल से मारता है, नाक फोड़ देता है। फिस्क कहता है, मैंने बेटर एक्सपेक्ट किया था। तू मुझे मारने आया है या ऐसे मुचड़ा करने आया है? अबे कुछ तो बोल। पीटर कहता है, ओके आई सी, तुम इस सूट को देख के कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि स्पाइडरमैन का उसूल कुछ अलग था। मैं तेरी जान लेने नहीं आया हूँ। मास्क उतार के कहता है, मैं तेरी जान लेने वाला हूँ। इसके बाद भाई क्या ही कूटता है, कपड़े फाड़ देता है, पंच मार के उड़ा देता है। एक बात तू भूल गया था फिस्क, लिमिट क्रॉस करने से पहले तुझे याद करना चाहिए था कि तेरे पास पैसे है, घमंड है, पर कोई एक्चुअल पावर नहीं है। तू बस एक मोटा आदमी है, एक बलून जिसे फोड़ने के लिए बस एक सुई चाहिए, और वो मैं हूँ। फिस्क मारने की कोशिश करता है, एक भी नहीं लगता। पीटर उसका दांत तोड़ के उड़ा देता है। उठ जा फिस्क, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। पर फिस्क का घी खत्म हो चुका था, वो उठ नहीं पाता। तो पीटर उसकी चमड़ी पकड़ के उठाता है और फिर कूटता है। थप्पड़ मार के खाल उधेड़ देता है
उसके मुंह पे हाथ रख के कहता है, पल भर में मैं इतना जाल तेरे अंदर घुसा दूंगा कि तेरे फेफड़े भर जाएंगे, सांस लेना बंद, ऑपरेशन करके निकालना और तेरा बचना इम्पॉसिबल होगा। 3, 2, 1। कुछ नहीं करता, बस उसे फेंक देता है। फिर कहता है, भाई मारना है तो खत्म कर यार। पीटर कहता है, जरूर, लेकिन आज नहीं। बदला लेने के लिए हौसले का ईंधन चाहिए होता है, और तूने मेरे हौसले के सिलेंडर पे गोली मारी, तबाही तो होगी। पर मेरी आंट अभी जिंदा है तो मैं तुझे भी जिंदा रखूंगा, पर अगर उनकी जान गई तो मैं सीधा तेरे पास आ गया 3 सेकंड में तेरी जान ले सकता हूँ, और ये तू भी जानता है। उससे पहले तक तू इस ह्यूमिलिएशन के साथ जीना सीख ले। इतने लोगों के सामने तू पेला गया, ये खबर फैलेगी, पूरा देश जान जाएगा। और तुम लोग एक और बात फैला देना, अगर कोई मेरे या मेरी फैमिली या फिर कोई भी जिसकी मैं कद्र करता हूँ आस पास भी भटका तो उसका भी यही हश्र होगा। फिर पीटर चला जाता है। उधर आंट में का ब्लड रिपोर्ट आ गया था, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। ऊपर से शहर का सबसे महंगा हॉस्पिटल था, उनका कैश खत्म हो रहा था। उसके भी ऊपर पुलिस आ जाती है, ये देखने की गोली लगने के बाद भी इन्होंने कंप्लेन नहीं किया, और सिर्फ कैश में ही पेमेंट हो रहे हैं, इंश्योरेंस भी नहीं है। दाल में कुछ तो काला है। तो पीटर बहुत रिस्क लेके पहले पुलिस से निपटता है, उसके बाद बहुत छुपते छुपाते खुद आंट में को एक दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। इंश्योरेंस या पैसे के बिना डॉक्टर बोलता है कि हम इन्हें चैरिटी वार्ड में ही रख सकते हैं बस। पीटर कहता है, ठीक है, कैसे भी मैं पैसे ले आऊंगा। डॉक्टर उसे रोक के कहता है, 2 साल पहले मेरे एक अंकल लगभग मर चुके थे और स्पाइडरमैन ने उन्हें बचाया। मैंने वादा किया था कि मौका मिले तो ये एहसान चुकाऊंगा जरूर। तुम चिंता मत करो, मेरे बस में जितना है मैं करूंगा, पर हॉस्पिटल को पैसे चाहिए, उन्हें मैं ज्यादा देर टाल नहीं सकता। पीटर सीधा स्टार्क टावर जाता है और आयरन मैन उसे लेके बाहर आता है। कहता है, अबे ब्रेन सेल्स बेच कहाँ रहा है तू? मैं तुझे अरेस्ट कर सकता हूँ, पूरी सरकार तेरे पीछे है बे। पीटर हेलमेट के ऊपर ही एक पंच मारता है। आयरन मैन अपना यूनिबीम मारता है और पीटर अपनी टंकी खाली करके सारा जाल निकाल देता है। टोनी कहता है, अबे ऐसे नहीं रोक पाएगा मुझे। पीटर उसका हेलमेट पकड़ के उखाड़ के कहता है, मेरी बात सुनो, आंट में मर रही है और ये आपकी गलती है। मैंने आपको एक पिता की नजरों से देखा, आप पे भरोसा किया और आइडेंटिटी रिवील कर दी, और ये सब हो गया। वो मुझे मारने आए थे और मेरे को गोली लग गई। वो उन्हें चैरिटी वार्ड में रख रहे हैं यार, क्योंकि मैं पैसे नहीं दे पा रहा। वो मर जाएंगी। मैं जानता हूँ कि आप भी ये नहीं चाहते। टोनी जाल से निकल के कहता है, आई एम सॉरी पीटर, मैं ये नहीं जानता था, लेकिन तुम मोस्ट वांटेड हो। मैं मेरी रेपुटेशन को दांव पे नहीं लगा सकता। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, और अभी मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं कर रहा ताकि तुम मे के आखिरी वक्त पे उनके साथ रह पाओ। वापस मत आना। और भग जाता है। पीटर एक पंच में आयरन मैन का हेलमेट तोड़ के चला जाता है। वापस आके टोनी किचन में पानी पीने जाता है और वहां उसे एक फैमिली फोटो दिखती है, पीटर, आंट में, एमजे सबके साथ। फिर जार्विस को बुलाता है, कहता है, एक काम है जार्विस और जल्दी करना। जार्विस हॉस्पिटल आता है पीटर के पास। मे की हालत देख के रोने लगता है। फिर डॉक्टर को $2 मिलियन का चेक दे देता है। डॉक्टर पीटर को शाबाशी देता है और हम देखते हैं कि टोनी अंधेरे कमरे में अपने चारों तरफ उस फोटो को लगा के बैठा हुआ है। एक्चुअली उसकी खुद की कोई फैमिली नहीं थी और वो एक बार फिर से अकेला था, और इस घटना से पीटर जितना ही टोनी भी अफेक्टेड हुआ था। टोनी स्टार्क हैज ए हार्ट। पर जो भी हो, पैसे मिलने के बाद भी डॉक्टर बोलता है, इन पैसों से मुझे लगता है कि हम उनके आखिरी दिनों को सबसे ज्यादा कंफर्टेबल बना पाएंगे। पीटर कहता है, नहीं, ये उनके आखिरी दिन नहीं हो सकते। डॉक्टर कहता है, बच्चे मेरी बात सुनो, इस दुनिया में ऐसी कोई मेडिकल टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। पीटर दौड़ते हुए कहता है, इस दुनिया में नहीं तो दूसरी दुनिया में होगा। जैसे भी हो मैं उन्हें बचा के रहूंगा। और जल्दी जल्दी जाके कॉलिंग बेल बजाता है सैंक्टम सैंक्टोरम की। डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज आती है, कुंडी मत खटकाओ पीटर, सीधा अंदर आओ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। वो उसे सब कुछ कहता है कि मैंने अपना खून दे दिया, पैसे दे दिए, सब कुछ कोशिश कर लिया, उसके बाद भी वो लोग बोल रहे हैं कि वो उन्हें नहीं बचा पाएंगे। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता होगा। स्ट्रेंज कहता है, ऐसे थोड़ी होता है,
होता तो मैं अपना हाथ ठीक नहीं करवा लेता। कुछ चीजें डेस्टिनी होती है। पीटर कहता है, मैं ये सब सुनने नहीं आया, आप कोई स्पेल मारो, मुझे ये चेंज करना है। अगर वो नेचुरल कॉजेस से मारी जाती तो मैं ये नहीं बोलता, लेकिन ऐसे नहीं। स्ट्रेंज कहता है, पर क्या दोनों ही इक्वली दर्दनाक नहीं है? पीटर कहता है, नहीं, क्योंकि नेचुरल कॉजेस में वो मेरा फॉल्ट नहीं होगा। आज वो इस हालत में है मेरी वजह से, और मैं इस गिल्ट को लेकर जी नहीं सकता। स्ट्रेंज एक स्पेल मारता है और 2 हाथ निकल आते हैं। कहता है, ये है हैंड्स ऑफ द डेड, ये तुम्हें स्पेस और टाइम के थ्रू ट्रैवल करवाती है। पीटर कहता है, स्पेस और टाइम? तो मुझे टाइम पे पीछे भेज दो, मैं देख लूंगा बाकी। स्ट्रेंज कहता है, अबे ऐसे नहीं होता, ये पावर्स इंसान को करप्ट कर देती है। टाइम पे पीछे नहीं भेजूंगा, लेकिन तुम्हें इसी वक्त मैं वो हर जगह भेज सकता हूँ जहां तुम मदद लेने जा सकते हो। और फिर पीटर एक ही वक्त पे डॉक्टर डूम, रीड रिचर्ड्स, ब्लैक पैंथर, हैंक पिम, डॉक्टर ऑक्टोपस, मिस्टर सिनिस्टर, बीस्ट और भी बहुत लोगों के पास जाता है मदद मांगने, पर कोई उसकी मदद नहीं कर पाता। स्ट्रेंज कहता है, तो जवाब तुम्हारे सामने है, ये इम्पॉसिबल है। मैं पानी लाता हूँ, किसी चीज को हाथ मत लगाना। लेकिन पीटर एक चांस लेता है और हैंड्स ऑफ द डेड पकड़ के वो सेम मंत्र बोलता है जो स्ट्रेंज ने बोला था, और टाइम में पीछे जाने की विश करता है और उसी शूटिंग के दिन में वापस जाता है, पर एस्ट्रल फॉर्म में किसी को टच नहीं कर पाता, पर अपने पास्ट सेल्फ से स्पाइडर सेंस के थ्रू कनेक्शन फील कर रहा था। वो उसे अलर्ट करने की कोशिश करता है, पर उसे याद आया कि ये तो उसके साथ भी हुआ है, और एस्ट्रल फॉर्म को टाइमलाइन के प्रोटेक्टर्स नाइट वॉकर्स रोक देते हैं, पर वो किसी तरह उनसे बच के वापस वही इंसिडेंट एक्सपीरियंस करता है। बस इस बार उसके थ्रू गोली निकल जाती है और कुछ नहीं कर पाता। वापस प्रेजेंट में आके स्ट्रेंज कहता है, डेस्टिनी मान लो पीटर, अभी उनके आखिरी वक्त पे अगर तुम उनके साथ नहीं रहे, उनका हाथ नहीं थामा, तो इसका रिग्रेट तुम्हें हमेशा रहेगा। पीटर बाहर निकलता है और उसके साथ अजीबो गरीब चीजें होने लगती है, बिना सर पैर के सपने जैसे। पर होल्ड ऑन, दिस इज इम्पोर्टेंट। उसे एक पंछी पुकारती है, वो उसके पीछे जाता है और फिर पीछे से आवाज आती है, स्ट्रेंज सही था, तुम पास चेंज नहीं कर सकते, पर मैं कर सकती हूँ। पीटर कहता है, तुम कौन हो? इधर अकेले? मम्मी पापा किधर है? बच्ची कहती है, उसकी टेंशन तुम मत लो, तुम अपनी आंट को बचाना चाहते हो ना, तो मेरे पीछे आओ, ज्यादा टाइम नहीं है। चलते चलते वो पीटर को बोलती है, पता है तुम लोग बहुत स्वार्थी हो, तुम्हें अपना दर्द दुनिया से बड़ा लगता है। जितना तुम खुद को कोसते हो, उतना ही तुम्हारा बदला लेने का हौसला बढ़ता रहता है, और भाग के गायब हो जाती है। पीटर थोड़ा चल के सामने देखता है, बेंच पे एक अनफिट मिडिल एज आदमी बैठा है। पीटर पूछता है, सर एक छोटी बच्ची देखी आपने? यही थी। आदमी कहता है, ओ हाँ, वो यही घूमती फिरती रहती है। पीटर, तो आप कौन हो? आदमी, मैं सॉफ्टवेयर डिजाइन करता हूँ और टेस्टिंग करता हूँ, शूटिंग गेम्स, स्पेस कॉम्बैट, सुपर हीरो स्टफ। पीटर, वाह, मजा तो आता होगा इसमें। आदमी, पता है हम गेम्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये दुनिया हमारे लिए परफेक्ट नहीं है, हम वो नहीं है जो हम बनना चाहते हैं या बन सकते थे, इसीलिए हम गेम्स खेलते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, रोव्यू को सब्सक्राइब करते हैं। क्योंकि अगर रियल लाइफ में मैं एक सुपर हीरो होता तो मजा ही आ जाता, मैं शुक्रगुजार होता, क्योंकि बाकी दुनिया को तो इसका मौका तक नहीं मिलता। पीटर, ठीक है भाई, बच्ची मिली नहीं, डिप्रेशन अलग दे दिया। तभी पीछे से गाड़ी से एक बुढ़ा पीटर को बुलाता है। वो पीटर को कहता है, मैंने उस बच्ची को देखा, अंदर आओ, लिफ्ट देता हूँ। पीटर, अरे वाह भाई साहब, गाड़ी में तो बहुत टेक्नोलॉजी घुसा दी है। बुढ़ा, अभी और अपडेट्स करवाऊंगा, वैसे पियोगे तुम? पीटर, नहीं मैं नहीं पीता, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, बस प्रेफर नहीं करता। बुढ़ा, हाँ मैं भी ऐसा ही था। हमारे चॉइसेस हमें बहुत बदल देते हैं। स्कूल में हमेशा बुली हुआ करता था मैं, फिर मेरे अंदर अलग ही जुनून आ गया, नए नए आविष्कार करने लगा। 19 साल की उम्र में मिलियनेयर बन गया, और कुछ साल बाद जो मुझे बुली किया करते थे वो मेरे अंडर ही काम करने लगे, या फिर मेरी गाड़ी में पेट्रोल भरते थे, या अपनी बाप की दुकान में बैठते थे। अभी भी मुझे नफरत करते हैं वो लोग, पर अब उनके पास रीजन है। पीटर, आप तो बहुत लकी हो, जो भी चाहिए था सब कुछ मिल गया। बुढ़ा, सब कुछ नहीं, एक लड़की थी जिसे मैं बहुत ज्यादा चाहता था, इस सब के चक्कर में मैंने उसे खो दिया।
आज भी मैं उसे पाने के लिए ये सब कुछ गंवाने को तैयार हूँ, बट सैडली ये नहीं हो सकता। ओके, मेरा यही तक है। आप वहां से लेफ्ट में एंटर करें, बच्ची वहां है। जाके देखता है बच्ची बड़ी हो गई, जो कहती है मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पीटर, मैम मेरी पूरी जिंदगी? आपकी पूरी जिंदगी होना चाहिए ना। महिला, वो तो डिपेंड करता है मैं कितने साल की हूँ। पीटर, ये कैसी जगह है बे, मैं सपने में तो नहीं हूं ना। महिला, हो भी सकता है, हो सकता है अब तक की पूरी जिंदगी तुम्हारी एक ड्रीम थी, तो तुम उठना नहीं चाहोगे? पीटर, उठ के अगर कॉकरोच बन जाओ तो नहीं उठना है। महिला, पता है हमारे ड्रीम्स एक्चुअली दूसरी रियलिटीज होती है, जहां हमारी जिंदगी थोड़ी अलग होने के चक्कर में पूरी अलग हो जाती है, और कभी कभी हम उनसे मिल भी सकते हैं। पीटर, ये सब अंधश्रद्धा मुझे पसंद नहीं, ठीक है। महिला, ये तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि तुम तो उनमें से कुछ के साथ अभी मिल के आए। एक रियलिटी में बस किसी ने पीछे से पुकार लिया था, इस वजह से तुम्हें वो मकड़ी काट नहीं पाई और तुम हमेशा के लिए भोंदू ही रह गए। और दूसरे में वैसा ही हुआ, लेकिन गुस्से को दबाने के बजाय तुमने उसे यूटिलाइज करके खुद का इतना बड़ा बिजनेस बनाया। और ये तो अनंत पॉसिबिलिटीज में बस 2 है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, लगभग हर रियलिटी में आखिर में हमेशा तुम अकेले ही रह जाते हो। पीटर, अच्छा, और उनमें से एक रियलिटी में मैं छोटी बच्ची हूँ क्या? महिला, उसकी अलग स्टोरी है, बाद में बताऊंगी अगर तुमने पूछा तो। पीटर, देखो मैं नहीं जानता तुम कौन हो और क्या चाहते हो, पर मेरे पास बकचोदी के लिए टाइम नहीं है। मेफिस्टो असली रूप में आते हुए कहता है, अब तो सिर्फ टाइम ही है तुम्हारे पास, और तुम ऑलरेडी हार चुके हो। सबने तुम्हें कह दिया कि वो कुछ नहीं कर सकते, पर मैं कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। मैंने कहा ना, डेस्टिनी छोटे छोटे डिटेल से बनती है, उसमें इतू सा चेंज कर दूंगा और तुम्हारी आंट जिंदा होगी। पीटर, और बदले में तुझे मेरी सोल चाहिए? मेफिस्टो कहता है, अबे नहीं, किस जमाने की बात कर रहा है? सोल लेना तो कब का छोड़ दिया। पता है साले आजकल के सोल्स हर तरह के टॉर्चर सह लेते हैं, ये सोच के कि उनके ये करने से किसी और का भला हो गया। इसमें मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। मैंने प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़े चेंज किए हैं, पर तू तो कुछ भी करने के लिए तैयार था ना। अब अगर फटी ना हो तो सुनना चाहेगा डील क्या है? पीटर, ऐसा कोई फैसला लेने से पहले मैं किसी से डिस्कस करना चाहूंगा। मेफिस्टो, अरे हाँ जरूर, मैं काम आसान कर देता हूँ। तुम्हारी माशूका उस दरवाजे के पीछे है। पीटर डर जाता है, जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। मेफिस्टो खुद खोल देता है। पीटर देखता है मेफिस्टो ऑलरेडी अंदर है और पीछे से गायब। साला टाइम में पीछे जाके एमजे के साथ सेम ही बातचीत कर चुका है। एमजे कहती है, पीटर क्या ये सच में ये कर सकता है? पीटर कहता है, खेल बहुत हो गया मेफिस्टो, खुल के बताओ तुम्हें चाहिए क्या? मेफिस्टो कहता है, मुझे जो चाहिए वो एक सोल से बहुत बड़े है। इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्ति जिस चीज में है, जो बुरे वक्त में तुम्हें संभालती है, तुम्हें ताकत देती है, खुशी देती है, सपने दिखाती है और पैशन देती है। मुझे चाहिए तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मैरिज। गन में घुसा ले अपनी डील बहन, एमजे कहती है। पीटर, बस एक बार सुन लेते हैं, बोलो मेफिस्टो, क्या है तुम्हारे टर्म्स? मेफिस्टो, एक दूसरे के साथ जितना एंजॉय कर सकते हो कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास बस और एक दिन है। उसके बाद तुम भूल जाओगे एक साथ गुजारे हुए सारे हसीन पल को, इस खुशहाल जिंदगी को, इस बार्गेनिंग को भी भूल ही जाओगे। पर कहीं ना कहीं तुम्हारे सोल में एक खालीपन रहेगी और उससे ही मुझे मजा आ जाएगा। पीटर नींद से उठता है और एमजे को पुकारता है। वो वही थी। दोनों डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। इनिशियली एमजे बोलती है कि शायद मे को मरने देना चाहिए। डेस्टिनी, पीटर कहता है, उसने भी यही सोचा था, पर अगर ऐसा होता है तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा और पूरी तरह टूट जाएगा। एमजे ऐसा नहीं चाहती थी, तो थोड़ी बातचीत के बाद एमजे बोलती है, ठीक है, क्या तुम ये कर पाओगे? पीटर बोलता है, अकेले नहीं, अगर दोनों साथ डिसाइड करे तो शायद हाँ। एमजे भी अग्री करती है और दोनों पूरा दिन एक दूसरे को गले लगा के गुजार देते हैं। फिर मेफिस्टो आता है। पीटर पूछता है, ये काम करेगा ना? कैसे होगा? मेफिस्टो कहता है, पूरे टाइमलाइन में छोटे छोटे चेंजेस करके सब ठीक कर दूंगा। एमजे कहती है, एक और बात, आंट में की वो हालत इस वजह से हुई है क्योंकि दुनिया जानती है इसकी आइडेंटिटी। तुम्हारे ये सब करने के बाद भी कोई फिर से हमला करे तो? मेफिस्टो कहता है,
तुम जानती नहीं तुम्हारा ये प्यार कितना अनोखा है, सबसे ज्यादा प्योर। और अगर तुम वो मुझे देते हो तो हाँ, मान लो दुनिया को कभी पता चला ही नहीं स्पाइडरमैन कौन है। वो लोग डील लॉक कर देते हैं। मेफिस्टो प्रोसेस शुरू करता है और कहता है, मैं तो इम्प्रेस हो गया भाई, लेकिन तुम एक चीज पूछना भूल गए, मैं कौन थी? पीटर कहता है, कौन थी वो बच्ची? कौन थी वो? ये हरामी मेफिस्टो दिखाता है कि ये बच्ची फ्यूचर में पीटर और एमजे की होने वाली थी, लेकिन अब नहीं होगी। पीटर गुस्सा हो जाता है, दुखी होता है, लेकिन आखिरकार ये पल एमजे के साथ प्यार से गुजारता है और धीरे धीरे खो जाते हैं। अलार्म बजती है और पीटर नींद से उठता है। वैसे वीडियो की स्टार्टिंग ऐसे क्यों कर रहा हूं मैं? पर पीटर नीचे आता है, आउटफिट चेंज करता है, किचन में आंट मे को पप्पी देता है और जल्दी जल्दी कुछ भी मुंह में ठूस के निकल जाता है, क्योंकि आज हैरी ऑसबॉर्न रिहैब से वापस आने वाला था। सारे कॉलेज के दोस्त उसे सरप्राइज देने वाले थे। नाचते गाते झूमते हुए पीटर वहां पहुंचता है। फ्लैश बोलता है, ओए पार्कर, कहाँ था इतनी देर? मेन मोमेंट मिस कर देता यार। बात करते हुए पीटर की नजर एमजे पर पड़ती है। मामला ऑकवर्ड हो जाता है। जानते ही होगे इनके बीच का सीन कुछ ठीक नहीं है। अब पीटर अपनी ही शादी में एब्सेंट रहेगा तो ऐसा ही होगा। हैरी आता है, पार्टी शुरू होती है। कुछ ही देर में हैरी बॉटल लेके आता है, कहता है, ये रिहैब से आने की दिक्कत यही है, तुम साले पियोगे और मैं नहीं। बहुत नाइंसाफी है। लेकिन पीटर भी नहीं पीता, खाली ग्लास लेके कहता है, ये सारे दोस्तों के नाम और एक नए दिन के नाम। फिर सब एक साथ उठा के बोलते हैं, टू अ ब्रांड न्यू डे। 1 मिनट रिकॉर्ड करके मैं इतना थक क्यों गया? तुम बताओ वीडियो कैसी लगी, और बनना चाहोगे एक ब्रांड न्यू सब्सक्राइबर तो हाइप भी मार दो। लाइव एक्शन में ये चीजें बहुत चेंज कर दी गई है। मैं छोटी बच्ची हूँ क्या? क्योंकि ये एक्चुअल कोई मूवी नहीं है ना जो मैं बना रहा हूँ। कहीं भी जोक नहीं है, एक बार सिर्फ जोक है। चलो। अबे यार, ये दाएं हाथ से नहीं होता।